अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 अहम तरीन रहनुमाओं समेत तकरीबन 282 ओहदेदारों के ऊपर और कारकुनान के ऊपर जनाब जो चार्जेस हैं वो ना सिर्फ फ्रेम कर दिए गए हैं बल्कि उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया है। और इश्तिहारी करार पाने वाले रहनुमाओं की फहरिस्त में जनाब मुराद सईद साहब, अली अमीन गंडापुर, जनाब अंदलीब अब्बासी साहिबा, जनाब असलम इकबाल साहब, हमाद अजहर साहब और दीगर शख्सियात शामिल हैं। और मुराद सईद साहब जो कि इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी, बहुत ही ज़्यादा चाहने वाली शख्सियत हैं, उनकी तरफ से इस सारी सूरत हाल पर एक रद्द अमल भी सामने आया है। और इस रद्द अमल में मुराद सईद साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर इन तमाम कार्रवाइयों का, यानी उनके खिलाफ होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों की जिम्मेदारी एक मरतबा फिर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब और जनाब ब्रिगेडियर फ़हीम साहब जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के, उनके ऊपर आयद कर दी है। और इस तरह मुराद सईद साहब ने एक मरतबा फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की है। कैसे, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब आज इससे पहले भी तकरीबन 3-4 मरतबा मैं ये खबर दे चुका हूं आपकी खिदमत में कि जनाब DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की एक्सटेंशन जो है वो बहुत हद तक ऑन कार्ड्स मौजूद है। और जनरल जनाब नदीम अंजुम साहब को बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की ऑफ़र भी दी गई है कि जनाब आप एक्सटेंशन कबूल कर लें। अब मैं आपको इसके साथ साथ इस बात की भी वजाहत कर दूं कि जनाब ना सिर्फ DG ISI बल्कि DGC यानी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, ये जो सेटअप है ISI के अंदर जो इस वक्त मौजूद है, ये सेटअप इंटैक्ट रहेगा। यानी ना कोई DG आई जाएगा, ना कोई DGC जाएगा, बल्कि तमाम के तमाम ओहदेदारान इसी तरीके से मुल्क व कौम की खिदमत करते रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के सीनों के ऊपर मुंह बदलते रहेंगे। इस सेटअप के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। और ये बात मैं आपको निहायत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, चाहे तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं। अगर किसी के दिल में इस वाले से कुछ शक है तो उसको इस शक को निकाल देना चाहिए, अदरवाइज आपकी मर्जी, जो बात है वो ऐसे ही रहेगी। और ये बात मेरा ख्याल है कि मुराद सईद साहब को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, लिहाजा उन्होंने चाहे वो इस बात को पसंद करें या ना करें, चाहे वो उनको मेजर जनरल फैसल नसीर के नाम से पुकारें या उनको टॉम डिक हैरी कहें, जो मर्जी कहें, ये हकीकत है कि जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब भी अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे, DGC की खिदमत सरा अंजाम देंगे। और जब तक ये जो इस वक्त फितना और फसाद बरपा है, जब तक ये थम नहीं जाएगा, ये तमाम लोग अपने ओहदों पर मौजूद रहेंगे। और यही वजह है कि बहुत सारी कार्रवाइयों का जो जिम्मेदारी है वो मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर आयद की जाती है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये वो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त ये दंगा फसाद करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिस वक्त ये घरों घरों में घूम कर झूठे बयानिए दे रहे थे, जिस वक्त ये खारजा ताल्लुकात पाकिस्तान के साइफर की बुनियाद पर ख़राब करने की कोशिशें कर रहे थे, उस वक्त भी उनको मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए, मुख्तलिफ पैगामात के ज़रिए, मुख्तलिफ मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए ये बात बावर कराई जा रही थी कि जनाब आप अपनी सियासत के लिए जो रियासत है उसको दाव पर लगाने पर तुले बैठे हैं। बराह करम आप जो रियासत है वो आपकी सियासत की कीमत किसी तौर पर ना चुकाएगी, ना उसको चुकाना चाहिए। लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे थे, बल्कि माजी में भी जब इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी, बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले लोग ISI के अंदर मौजूद थे और DG के ओहदे पर फाइज थे, यानी जनरल फैज़ मीर साहब, उस वक्त भी बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग के ज़रिए कुछ शरपसंदों को अफगानिस्तान से ना सिर्फ लाया गया था हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, बल्कि उनको उन्हीं के इलाकों में बसाया भी गया था। और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बातें की थी कि जनाब हम अपने लोगों को गोली मार दें, हम इनको दरिया में फेंक दें। और उस वक्त बहुत सारे लोग, जिनमें एमल वली खान साहब जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, वो इस बात के इजहार करते थे कि जनाब इमरान खान साहब आप अपने इन मामलात की वजह से पूरे पाकिस्तान के अमन व अमान को ख़राब कर देंगे। लेकिन उस वक़्त इमरान खान साहब या मुराद सईद साहब इस बात को समझने से कासर थे। अब क्या कि इमरान खान साहब ने अपनी ही सियासत की वजह से रियासत को दाव पर लगाने के अमल का आगाज़ किया और उसके बाद जो उसका नुक्ता अरूज था वो 9 मई था। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं था। इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि जो वो प्लानिंग कर रहे हैं
उस प्लानिंग के नताइज बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे जैसे वो समझ रहे हैं, लेकिन वो एक फ्लिप सिचुएशन को या रिवर्स सिचुएशन को जो है वो एस्टिमेट, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सके, जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर शख्सियात हैं वो भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकें। अब जिन्ना हाउस पर हमले के मरकज़ी मुकदमे की तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफात सामने हुए हैं, उसके नतीजे में 22 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, उनको मरकज़ी मुल्ज़म भी करार दिया गया है, जिसमें असलम इकबाल, मुराद सईद, अंदलीब अब्बास जो हैं, ज़ुबैर नियाज़ी, फर्रुख हबीब, अली अमीन गंडापुर और हमाद अज़हर साहब शामिल हैं। और इसमें जो पुलिस है उसका ये कहना है कि हमने मुल्ज़मान को बार बार तफ्तीश के लिए बुलाया, तलबी के नोटिस जारी किए गए, लेकिन मुल्ज़मान तफ्तीश में ना शामिल हुए, ना ही उनकी तरफ से किसी तरह का कोई जवाब आया, बल्कि मुल्ज़मान के घरों, डेरों और दफातर पर भी छापे मारे गए, लेकिन मुल्ज़मान ने इसके ऊपर भी किसी तरह का कोई जो रद्द अमल है वो नहीं दिया, जिस पर इनको अब इश्तिहारी करार दिया जा रहा है। अब इस मामले के बाद मुराद सईद साहब ने एक तवील वक्फे के बाद ट्विटर के ऊपर अपना, या अब मौजूदा एक्स ऐप के ऊपर अपना एक तफसीली जो रद्द अमल है वो दिया है, बहुत तफसील के साथ। तो तकरीबन अगर आप इस थ्रेड को देखें तो मेरा ये ख्याल है कि ये कम व बेश 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल है उनका ये रद्द अमल। और इस रद्द अमल में उन्होंने इख्तिसार के साथ मुख्तलिफ चीज़ों का अहाता किया है, लेकिन एक मरतबा फिर खुद को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को इन तमाम वाक़यात से बरी ज़ुम्मा करार दिया है और ज़िम्मेदारी फ़िक्स की है। किस पर? मेजर जनरल फैसल नसीर पर और ब्रिगेडियर फ़हीम पर। क्यों? यही एक सवाल है जिसका हमने जायजा लेना है। मुराद सईद साहब क्या कहते हैं? मुराद सईद साहब का अगर आप ये ट्वीट देखें, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस ट्वीट में वो मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं और ख़ासतौर पर उस वक्त का जिक्र कर रहे हैं जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का आगाज़ हुआ, और उसके बाद फिर अगस्त 2022 से उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का इस ट्वीट के अंदर जिक्र किया, और ख़ासतौर पर उन्होंने मालाकंड डिवीजन में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। और फिर अरशद शरीफ शहीद के मामले को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब ये जो शहादत है, इस शहादत की वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ भी आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस मामले पर झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरशद शरीफ साहब का जब भी जिक्र आता है, मुराद सईद साहब के जिक्र को आप किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अरशद शरीफ साहब से चाहत का दम भरने के बावजूद भी मुराद सईद साहब हों या इमरान खान साहब हों, इन दोनों में से कोई भी शख्सियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत मुकदमे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर बनने वाली GIT के रूबरू न पेश हो रहे हैं, और न ही अरशद शरीफ शहीद का जो लैपटॉप है ये पेश कर रहे हैं इस मुकदमे में। हालांकि यहाँ पर इनको ये तमाम के तमाम एविडेंसेस पेश करने चाहिए, लेकिन वो पेश करने से कासर हैं। इसी ट्वीट में ये जो है मुराद सईद साहब ये इस बात का इंकशाफ करते हैं कि अक्टूबर 2022 में अरशद शरीफ के जनाजे के बाद फील्डिंग सेट थी, जिसको वहाँ मौजूद सहाफ़ी दोस्तों ने भी नोट किया। अरशद के घर से निकलकर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचा तो नामालूम अफराद ने इसको भी घेर लिया। आधी रात को चीफ मिनिस्टर के स्टाफ ने वहां से पेशावर मुंतकिल किया, क्योंकि उनकी इतला के मुताबिक KP हाउस भी महफूज नहीं था। और नवंबर 2022 में खान साहब पर कातलाना हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सूबाई हुकूमत को भी धमकी अमेज़ पैगामात मौसूल होना शुरू हो गए। मैं पेशावर से ही जलसों में शिरकत के लिए जाता रहा। CTD और स्पेशल ब्रांच की जानिब से वज़ीर आला को रिपोर्ट दी गई कि इसको अवामी इज्तिमा से दूर रखें। यानी वो ये बात को बार बार स्टैब्लिश कर रहे हैं कि उनकी जान को किसी और से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से ख़तरात लाहक हैं, और सिक्योरिटी एजेंसी से भी ब्रिगेडियर फ़हीम और मेजर जनरल फैसल नसीर, ये वो दो शख्सियात हैं जिनसे उनकी जान को ख़तरात लाहक हैं। और इसका मतलब ये है कि जो मुराद सईद साहब हैं ये मुसलसल
उसी एक बयानिए के साथ कायम है, बयानिए के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी थी। अब ना इमरान खान साहब अपने बयानिए से पीछे हटने पर आमादा हैं और ना ही इमरान खान साहब से वाबस्ता ये तमाम शख्सियात जिनके जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है आज अदालत की तरफ से, ये अपने बयानिए से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। अगरचे इस ट्वीट के अंदर खुद मुराद सईद साहब इस बात का भी इंकशाफ करते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने और उनसे सरकर्दा अफराद ने मुराद सईद साहब के साथ न सिर्फ रब्ता किया बल्कि उनको माजी भूलकर फ्रेश स्टार्ट की भी पेशकश की। लेकिन उसके बाद जो है वो 9 मई का वाक़या हो गया और ख़ुद मुराद सईद साहब हैं ये इस बात का भी इसी ट्वीट के अंदर एतराफ़ कर रहे हैं कि चूँकि उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस महदूद हो गई थी, लिहाजा वो मुख्तलिफ वॉइस नोट्स के ज़रिए लोगों के साथ राब्ते में रहे और उन्होंने उस एक वॉइस मैसेज का भी तज़किरा किया जो 9 मई के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मुराद सईद साहब इस बात को कहते हुए पाए जाते हैं कि आप घरों से बाहर निकलें और जो जगहें आपको दिखाई गई हैं उन जगहों पर पहुंचें और वहां पर जाकर एहतजाज करें। मुराद सईद साहब ने इसी ट्वीट में उस वॉइस नोट की ना सिर्फ तस्दीक की है बल्कि उनका ये कहना था कि अगर मैं अब ये भी ना करूं तो और क्या करूं, मेरे पास लोगों के साथ राब्ते का कोई ना कोई जरिया तो रहना चाहिए था और अगर मैं पब्लिकली एक्टिव नहीं हो सकता था तब कम से कम इन वॉइस नोट्स के ज़रिए ही मेरा जो लोगों के साथ राब्ता था वो होना चाहिए था और वो हुआ। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब ये वॉइस नोट्स के ज़रिए जो मेरी तरफ से जो रुपोशी इख्तियार की गई है वो यही वजूहात थी और उसके बाद जो किट्टी का ट्विटर अकाउंट है मैं उसके ऊपर एक्टिव रहा और ये इन अल्फाज में मुराद सईद साहब ने इसकी उन्होंने तस्दीक किया कि इन हालात का इदराक खान साहब को भी बखूबी बल्कि हम सबसे ज़्यादा था और उन्होंने सख्ती से एहतियात की हिदायत कर रखी थी। चुनाचे 9 मई को भी इसी तरह रुपोश रहा जिस तरह बाकी मौके पर मैं वॉइस नोट्स के ज़रिए पब्लिक कॉल दी थी। इस तरह 9 मई के बाद तकरीबन 4 या 5 मरतबा ट्विटर अकाउंट से पब्लिक कॉल दी। चुनाचे चूँकि सर चाहिए था सो उनमें से एक को ऑडियो लीक कहकर झूठा बयानिया बनाया गया जिसकी बिना पर मिलिट्री ट्रायल किया जाए। यानी वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पब्लिक को कॉल दी, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस दिए, लेकिन वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि जनाब इसको ऑडियो लीक क्यों कहा गया। भाई आपके जो वॉइस नोट्स हैं वो अगर पब्लिक में आते हैं और ख़ुद आप उसको पब्लिक में शेयर नहीं करते तो उसको लीक ही कहा जाएगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस लीक की बुनियाद इस वजह से बनाई गई कि मेरा मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाए और इसीलिए इस वॉइस नोट का सहारा लिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना गलत है, वॉइस नोट का सहारा नहीं लिया जा रहा बल्कि वॉइस नोट के अंदर जो कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको अपने ऊपर हमला तस्वुर करती है और ख़ुद आप अपने वॉइस नोट के अंदर इस बात का वो इजहार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है और जिन मुकामात पर कहा जा रहा है उन मुकामात पर पहुँचें तो इसका मतलब ये है कि वो मुकामात आइडेंटिफाई थे जिसके नतीजे में 4 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक इन 4 घंटों के दौरान 5 घंटों के दौरान वो सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बदनुमा दाग है। लिहाजा आप मुराद सईद साहब इसको किसी भी सूरत अपने आप से अलग नहीं कर सकते। बाकी रह गया कि जनाब ये जुर्म और सज़ा गलत या सही, इसका तयन उसी सूरत में होगा जब आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होंगे, लेकिन आप उसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होंगे जिस कोर्ट ऑफ लॉ से आपको या आपके लीडर को इस बात का यकीन हो कि जनाब हमें यहाँ से जो सज़ा है वो नहीं मिलेगी बल्कि हमारे मौक़िफ़ की पजीराई होगी और वहाँ से जब जाएंगे तो हमें गुड टू सी यू कहा जाएगा। सिर्फ उन्हीं अदालतों में आप पेश होंगे, लिहाजा आपका जो पैंडा है
میرے خیال سے وہ بڑھ گیا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کریں، اور قطع نظر اس بات کے کہ مراد سعید صاحب یا ان کے سیاسی نظریات کیا ہیں، اس بات میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے قانون کا احترام سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اور کسی بھی ادارے کو صرف اس وجہ سے کسی کی جان پر، کسی کے مال پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جناب اس کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا گیا۔ تنقید کا نشانہ بنانا بھی غلط ہے، اور اس تنقید کے چکر میں اگر مراد سعید صاحب کی بات کے اندر سچائی موجود ہے کہ جناب اسی تنقید کی وجہ سے مجھے میری جان کو خطرہ ہے، تو اس بات کا بھی ریاست کو یقین دلانا چاہیے کہ جناب اگر آپ پیش ہوں گے تو آپ کی جان کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس معاملے کو کسی نہ کسی لیول پر لے کے جانا چاہیے، کیونکہ ادروائز پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی یقینی طور پر یہ کوئی نیک نامی کا سبب نہیں بنے گا۔ البتہ مراد سعید صاحب ہوں یا باقی پی ٹی آئی کی شخصیات، ان کے لیے یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ فیصل نصیر صاحب کہیں نہیں جا رہے، آپ کو پیش ہونا ہوگا تو انہی کے دور کے اندر جو عدالتیں ہیں وہاں پر آ کر آپ کو پیش ہونا ہوگا، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔